नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आखिर आपकी आवाज सदन तक पहुंची और सदन में एक बार मुख्यमंत्री को आज कहना पड़ गया। 3 दिन पहले विधानसभा में बोले और आज विधान परिषद में। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं और अपने सभी दर्शकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आज शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, आंगनवाड़ी सभी के मानदेय को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया। आप सब समझेंगे, सब देखेंगे। अभी हमारे साथ विक्रम सिंह भी आएंगे, हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आएंगे। हम बात करेंगे खुलकर। कल रात तक हम पर सवाल हो रहे थे, कल रात तक संगठनों पर सवाल हो रहे थे। वो मेहमान, वो धन साहिबान अब क्या जवाब देंगे। मैं कह रहा था थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। 2-3 लोगों को कल हमें ब्लॉक भी करना पड़ा मजबूरन। अब तक मैंने किसी को नहीं ब्लॉक किया था। मैं बार बार आपसे कह रहा था कुछ अच्छा होगा, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ये मेरी जो तपस्या है, मेरी 4 साल का अथक प्रयास है, ये खाली नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सुनवा दूं, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बेहद जरूरी है आपको सच देखने की, सच सुनने की कि आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने। उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, इन सबको शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को गाँव की कुमार शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश इस योजना के साथ जुड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ विक्रम सिंह भी हैं, हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला भी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और एक बार फिर पुनः मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि एक बार खुल के मैदान में। कल तक हालांकि अभी भी कुछ आ गए हैं, हमें जरूर बोलना पड़ेगा। ये अपनी जबान को कि खाते में आ जाए, अब क्या करें। इतने के बावजूद कम से कम मुझे बोलना पड़ता है। आप सब थोड़ा सा इंतजार करिए।
और मुख्यमंत्री जी निश्चित बधाई और शुभकामनाएं। शुक्ला जी अब आपके सामने है सारी बातें। कल शाम तक हम लोगों ने क्या क्या नहीं सुना है, लेकिन समय रहते हमें वो बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और मैं सुबह ही लखनऊ फिर पहुंचूंगा कल। और निश्चित रूप से आपको भी जाना चाहिए, श्रीचंद शर्मा जी के ही सदन में ऐलान हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीचंद शर्मा जी की है कि विधान परिषद में ऐलान हुआ है, विधानसभा में नहीं। यह सबको समझना चाहिए कि बड़ी उपलब्धि श्रीचंद शर्मा की है, उनकी मौजूदगी में उनके सदन में यह ऐलान हुआ है। एक एक शिक्षा मित्र, एक एक अनुदेशक, एक एक व्यक्ति को श्रीचंद शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं बेबाक अपनी बात कहता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैंने शिव कुमार शुक्ला से भी सवाल किया, मैंने विक्रम सिंह से भी सवाल किया है, श्रीचंद शर्मा जी से भी सवाल किया है, लेकिन आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हम अपनी आवाज बुलंद करके बात कर पा रहे हैं। हम बुलंद करके रोज करते थे, लेकिन लोगों के सवाल थे कि आप गोल गोल घुमाते हो, चापलूसी करते हो। लेकिन जब से मेरी बात हुई, सरकार से बातचीत चली, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी कुछ रुकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अभी भी सदन में बोल रहे हैं। पहला कमेंट शिव कुमार जी से लूंगा, फिर विक्रम सिंह से। शिव कुमार जी, कल तक लोगों के बड़े कटाक्ष थे, कल ही आपका वीडियो डाला था, आपसे बात की, लोग परेशान हैं। अभी कल क्या हम लोगों को किसी को नहीं पता था कि आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री वक्तव्य देंगे। शिव कुमार जी। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और मिश्रा जी, आपको के चैनल पे जितने साथी जुड़े हैं उनको धन्यवाद, और खासकर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इस संकट की घड़ी में जब शिक्षा मित्र अनुदेशक त्राहि त्राहि कर रहा था, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। फिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, हम लड़ेंगे। इस सरकार में किसी की औकात नहीं थी कि वो लखनऊ जाए। फिर हम लोग 12 जनवरी को एक कार्यक्रम किए 23 में, और 23 से अनवरत समाधान की यात्रा, संवाद से समाधान चला। तमाम लोग बहुत कुछ कहते रहे, हम लोग इग्नोर करते रहे। चाहे 18 अक्टूबर का धरना हो, 5 सितंबर का कार्यक्रम हो, रैली हो, और फिर वार्ता हो, माननीय मंत्री जी की बैठक थी, माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम अभी हुआ, कार्यक्रम में लोग सुन के आए, पूरे प्रदेश में खबर छप गई। उसके बाद बजट के बाद मैं तो तुरंत लिखा कि इसकी व्यवस्था अलग से कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। उसके बाद इतने कमेंट कि परेशान हो गए। अभी आज भी हमने जब डाला कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई है, तो लोग लिख रहे कितना हुआ, कब होगा, कैसे होगा। तो ये प्रश्न और उत्तर चलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय श्रीचंद शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। अभी हमने उनको फोन करके धन्यवाद ज्ञापित किया है, धन्यवाद दिया है, बधाई दिया है, और हम व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे, उनसे बात करेंगे, और कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मित्रों और निदेशकों की समस्या थी, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन पे रखा। माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में बोल के गए, माननीय सभी एमएलसी गण, माननीय विधायक गण, जनप्रतिनिधि गण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फिर मैं अपने साथियों से कहूंगा कि आपकी लेखनी बहुत तेज है। मैं इतना अनुरोध करता हूं कि अभी आप थोड़ा देखते जाइए। 1 अप्रैल से आपको चिकित्सीय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा प्रयास है 1 अप्रैल तक आपका स्थानांतरण भी हो जाएगा। हमारा प्रयास था, हमारे सभी लोगों का प्रयास था, व्यक्तिगत शिव कुमार शुक्ला का नहीं, और माननीय श्रीचंद शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े। संवाद की यात्रा जो हमारी शुरू से चल रही थी, उसमें उन्होंने एक सहयोगी की भूमिका निभाया, संरक्षक की भूमिका निभाया, और हम लोगों को लेकर के आगे बढ़े। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे कोई गुरेज नहीं है मिश्रा जी, जिन लोगों ने इस विषम परिस्थितियों में हमारा सहयोग किया है, सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे आवाज उठा करके, हमारा सहयोग करके, हमारा समर्थन करके, हमारे साथ चल करके, जितने भी लोगों ने समर्थन और सहयोग किया, सभी का आज मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वो चाहे जिस भी पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सदन, उच्च सदन के हो, और विधानसभा के सदस्य हो, विधान परिषद के सदस्य हो, सभी का बहुत बहुत आभार। अपने उन तमाम अपने साथियों का, जितने भी साथी हमारे लगातार अनवरत हर तरह से संघर्ष करते रहे, हमारा साथ देते रहे, उनको बधाई।
और सबसे ज्यादा बधाई आपको कि आप 1 घंटा प्रतिदिन पिछले 4 साल से शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षा मेरे लिए आपने भी खूब सुना उसके लिए, लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़कर नहीं देखे। आपको बहुत बहुत बधाई। पुनः सरकार, उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार को बधाई। और अपेक्षा यही है कि इतना बेहतर कर दें कि उन्होंने कहा है कि हम बहुत बेहतर करेंगे, तो अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, लोगों के चेहरे पर खुशियां आए और मानदेय बढ़ोतरी का आदेश हो। हमें उम्मीद करेंगे कि नए सत्र में लोगों का उत्साह उनके ऊंचाइयों तक जाए और हर समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार के माध्यम से हो जाए, जिससे शिक्षा मित्र अनुदेशकों और सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी हो और उनके परिजन, उनके परिवार के लोग खुशी हो, बच्चों का परवरिश अच्छा हो, अपने परिवार का परवरिश अच्छा हो, यही उम्मीद हम करते हैं। और पुनः मैं एक बार सभी अपने जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। और भाई विक्रम जी से भी हमने उस दिन कहा था कि आप अपना कागज पत्र रिसीव कराइए, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों का काम होगा और बहुत जल्द। तो हमें उम्मीद है कि साथ साथ मानदेय बढ़ेगा, बेहतर होगा और हम लोग एक साथ मिलकर के ये काम करेंगे और मानदेय बढ़ने के बाद हम लोग अपने शिक्षा मित्र हितार्थ और आगे बढ़ेंगे और काम करने का प्रयास करेंगे। बेहतरता उनके जीवन में कैसे हम भी ला सकें, इस पर हम लोग पहल करेंगे और सब लोग मिल करके एक अपने जो बड़ा समूह है, इस बड़े समूह का हम लोग अगर उद्धार कर ले जाएं, एक बड़ा काम होगा हम लोगों के जीवन के लिए। भले ही हम लोगों ने इन तमाम झंझट बातों को सुनते हुए आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच में दौड़ करके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए द्वार द्वार पर गए और जनप्रतिनिधियों से मिले, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़े। इसके लिए हम अपने भाइयों का दोष नहीं देते हैं, बहनों का दोष नहीं देते हैं, क्योंकि 9 वर्ष से जिस संकट को उन्होंने झेला है, उस संकट में हर व्यक्ति कभी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि हर विषम परिस्थिति में आदमी को स्थिर रह करके संघर्ष करना चाहिए, तो एक ना एक दिन जहां से रास्ता बंद होता है वहीं से आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। निश्चित रूप से शिक्षा में अनुदेशकों के साथ वैसा ही हो रहा है कि जहां से सारे रास्ते बंद हो गए थे और फिर हम लोगों ने दशरथ माझी की तरह एक नया रास्ता निकालने का प्रयास किया, पत्थर तोड़ने का काम किया। तो उन तमाम जो हमारी बंदिशें थी सरकार के और मेरे या किसी भी प्रकार से जहां कहीं भ्रम था, उस भ्रम को तोड़ करके आज इस मुहाने पर खड़े हैं कि 1 अप्रैल से चिकित्सीय अवकाश यानी सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, स्थानांतरण हो जाएगा, मानदेय वृद्धि हो जाएगा। और फिर हमने अनुरोध माननीय मंत्री जी से किया है कि हम सबकी सेवाओं, विक्रम जी तो थे कि माननीय हम सबकी सेवाओं को 62 वर्ष तक जोड़ दिया जाए। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग सफल हुए तो तमाम चीजों का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। शिक्षा मित्रों से अपील है कि आप शांत रहिए और समय का प्रतीक्षा करिए। ज्यादा समय नहीं है, जहां आपने आज से 9 वर्ष का समय व्यतीत किया है, बस क्षण मात्र की समय और दीजिए और निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा और हम लोग बेहतरता के साथ कार्य सरकार में संलग्न रहेंगे। चलिए बिल्कुल सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे और फिर एक बार सबको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने आज विधान परिषद में श्रीचंद शर्मा जी के समक्ष ये ऐलान कर दिया कि अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा तो गोल गोल है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने 1 अप्रैल की साथ में बात कह दी है कि ये सब चीजें 1 अप्रैल तक लागू हो जाएंगी। और अब इसी पे घेरना वहेरना आप शुरू कर दोगे। अब इस बात पे घेरोगे कि वेतन ये थोड़ी बता दिया कितने हजार बढ़ेगा। हम आपको नहीं पकड़ सकते, आपके सामने दंडवत है। 4 वर्ष में हमने ये सीखा कि हम जिनके लिए लड़ रहे थे वो हमसे लड़ रहे थे, हम जिनके लिए लड़ रहे थे वो हमसे लड़ रहे थे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो ये कह रहे थे तुम बेकार हमारी आवाज उठा रहे हो, इससे हमारा नुकसान होगा, हमारा फायदा होगा। लेकिन मैं फिर आज मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारी बात सुनी और आज ये मुकाम यहां तक लेके आए। और मैं फिर श्रीचंद शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी गुस्सा झेली, जिनसे मैंने कुछ भी कहा, उन्होंने लौट के ये कहा कि आपने एक ऐसा हमें जिम्मेदारी दे दी है जिसे संभालना बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन हम इसे अंत तक करके ले चलेंगे। आज उन्होंने अंत कर दिया, उन्हीं के समक्ष हुआ। इस बात के लिए आज सब समझ लें कि इधर उधर की जो बातें फैलाते हैं वो अपने की वाणी पर विराम लगाएं। आज श्रीचंद शर्मा के ही सदन विधान परिषद में यह ऐलान हुआ है, तो आप मुतमईन रहें। विक्रम सिंह, अब तो विधान परिषद में ऐलान हो गया।
जी सर, सादर प्रणाम। बड़े भाई आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम। और सर, आप याद करिए 2 से 3 दिन पहले जब इसी डिबेट में रात को 8 बजे आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपसे क्या कहा था। आपने सवाल भी किया कि याद रखो, चूंकि देखिए मुझे इस लोकप्रिय सरकार पे उम्मीद था। मैं जब 7 जून को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम लोग एक से मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा था। फिर 22 सितंबर को मैं मिला, फिर 2 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 14 जनवरी, फिर 15 जनवरी। और सबसे बड़ी बात है, जिस शख्स ने, उस शख्स के बारे में मैं, एक ऐसा शख्सियत है वो जिनके बारे में मैं कहूंगा का लाल है कंकर धूल नहीं, तू माटी का लाल है कंकर या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं। ये पंक्तियां आदरणीय श्री चंद शर्मा जी को समर्पित। अभिभावक है हमारे शिक्षक, शायद आदरणीय श्री चंद शर्मा जी ने जितना प्रयास किया, हमारे पास शब्द नहीं है आदरणीय श्री चंद शर्मा जी के लिए कि मैं किन शब्दों से उन्हें धन्यवाद दूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनके माता पिता से, कि ऐसा पुत्र उन्होंने, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी ऐसा पुत्र दिया कि जो लगातार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की आवाज को, शिक्षा मित्रों की आवाज को लगातार उठाते रहे। और अभी जब जिस दिन बजट जारी हुआ था, 11 फरवरी को हम लोग मिले थे उनसे, उन्होंने कहा आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए और इस बजट में आप लोग के लिए व्यवस्था है। और आज देखिए उन्हीं के सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आदरणीय श्री चंद शर्मा जी विधान परिषद के सदस्य हैं। और देखिए उसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर घोषणा किया है, जिस सदन में आदरणीय श्री चंद शर्मा जी विराजमान थे, जिस सदन में बाबूलाल तिवारी जी विराजमान थे, जिस सदन में अवनीश कुमार सिंह जी विराजमान थे। आप अंदाजा लगाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य करने का क्या पद्धति है। और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने आदरणीय श्री चंद शर्मा जी का जिक्र जरूर किया। चाहे 7 जून को भी मैं मिला, उन्होंने शर्मा जी का जिक्र किया कि एक भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के एमएलसी हैं और लगातार तुम लोग की पैरवी कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार आदरणीय श्री चंद शर्मा जी ने हम लोग के लिए प्रयास किया। और धन्य है आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए मैं क्या बोलूं। और 25,000 अनुदेशक परिवार आदरणीय श्री चंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी का भी बहुत बहुत आभारी हैं। मुझे याद है 10 जनवरी को जब आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी भी थे, शिक्षा मित्र के सुशील जी थे, अजय जी थे, तेजभान जी थे, कई सारे, अशोक सिंह जी जो सोनभद्र के जिलाध्यक्ष, और मैं भी था, हमारे सोनभद्र के जिलाध्यक्ष रविंद्र बहादुर जी थे, लखनऊ के जिलाध्यक्ष सुमित पाल जी थे। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, मुस्कुरा के कह रहे थे कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है। और वास्तव में जब प्रयास होता है, ईमानदारी से प्रयास होता है, तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़े हम लोग सौभाग्यशाली थे, भाग्यशाली थे कि हम लोगों को आदरणीय श्री चंद शर्मा जी जैसे अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक मिले, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस लड़ाई को आगे लड़ा। और आज कैशलेस के बाद, 5 लाख के कैशलेस के बाद, आज जो दूसरी, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में 5 सितंबर 2025 को किया, 2 घोषणा, एक जो घोषणा तो 5 लाख कैशलेस और दूसरा मानदेय वृद्धि। और आज दोनों अपने आप में आगे बढ़ चुका है। और मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे कह रहा हूं, 1 अप्रैल से दोनों मिलेगा, एक कैशलेस भी और मानदेय जो वृद्धि होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वृद्धि करेंगे वो दोनों 1 अप्रैल से लागू होगा।
और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, और जिन लोगों ने भी हम लोग के लिए प्रयास किया। और आपका तो सर भागीरथ प्रयास था। मुझे याद आता है 26 अक्टूबर 2021 का वो दिन जब आपने पहली बार मुझे फोन किया और अनुदेशकों के मैटर पे बात किया और कहा कि हम प्रत्येक दिन 1 घंटे का डिबेट करेंगे, आप इसमें आइए। और धन्यवाद देना चाहेंगे देवेंद्र पांडे जी को भी। देवेंद्र पांडे जी ने बीपीएल की लड़ाई को आगे बढ़ाया था और हम दोनों पहली बार 26 अक्टूबर 2021 को आपके साथ जुड़े थे। आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर, आदरणीय राजा राम त्रिपाठी सर, न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई में हम लोग का साथ दिया। उन सभी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों ने जितना प्रयास किया। आर.के. निगम सर, S4 की पूरी टीम, आर.के. वर्मा सर, आर.के. निगम सर, विनय सिंह सर, तारकेश्वर शाही सर, मनोज राय सर, त्रिपुरारी दुबे सर, जिन लोगों ने इस लड़ाई में हम लोग का साथ दिया, उन सभी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ सर उनको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और विशेष धन्यवाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री को, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी को, और हमारे अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक आदरणीय MLC श्रीचंद शर्मा जी को, कि जिनके प्रयास से आज एक खुशनुमा दिन, आज देखिए 29 जनवरी को याद करिए, 4 फरवरी को याद करिए, और आज का दिन याद करिए 16 फरवरी। ये सब दिन अनुदेशकों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 29 जनवरी कैशलेस की घोषणा कैबिनेट से पास होती है, 4 फरवरी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और आज 16 फरवरी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान परिषद में मानदेय वृद्धि की घोषणा। ये सारे दिन आने वाले अनुदेशकों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे सर। और हम अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, एक एक अनुदेशक, 25,000 अनुदेशक परिवार को बहुत सारी बधाई। आप लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन सारी लड़ाइयों में संगठन का साथ दिया, तो ये पूरा जीत का श्रेय प्रदेश कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को, ब्लॉक कार्यकारिणी को, एक एक अनुदेशक को मैं देता हूं कि आप लोगों के प्रयास से आज का दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक हो गया, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य सर। बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। चलिए बस एक एक सवाल और करूंगा, उसके बाद चूंकि रात को भी बात करनी है, 8 बजे आज श्रीचंद शर्मा जी से भी बात करनी है। कई दिनों से आज उनके साथ भी प्रोग्राम करना है और उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और मैं रात को सभी जितने अभी साथी जुड़े हैं, लगभग 2000 के समथिंग हैं, आज ये संख्या शाम को 5000 क्रॉस होनी चाहिए। और शिव कुमार शुक्ला जी और विक्रम सिंह को मेहनत करनी चाहिए कि श्रीचंद शर्मा जी को लगे। शाम को सभी ग्रुप्स में हम पहले से लिंक देंगे, उसके बाद आप पोस्ट लिखिए कि शाम को आज बधाई दें, धन्यवाद दें। हालांकि जिन्हें कटाक्ष करना है वो अब भी करेंगे, जिन्हें नहीं करना है वो अब भी करेंगे। और जो जस करे सो तसफल चाखा, ईमानदारी से की हुआ प्रयास आज अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। शुक्ला जी अब क्या कहेंगे? बहुत कुछ सुना इस पूरी बात सुनने को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मानदेय बढ़ गया, अभी मैं ये नहीं कह रहा क्या हो गया, लेकिन ये खबर कहलवाने के लिए भी क्या क्या कल तक नहीं सुना, कल तक नहीं, आज दोपहर 5 बजे तक। देखिए मिश्रा जी, हम तो एक बात जानते हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा था तो कोई ना कोई प्रमाण जरूर रहा होगा। तो जिनको जो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, तो जिनकी भावना में शिवकुमार शुक्ला गलत हैं, शिवकुमार मिश्रा गलत हैं, विक्रम सिंह गलत हैं, सुशील यादव गलत हैं, अजय सिंह गलत हैं, दुर्गेश मिश्रा गलत हैं, सुधाकर तिवारी गलत हैं, जितने भी साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, प्रदेश के हैं, देश के मतलब जो है मंडल के हैं, जिले के हैं, लेकिन जो काम करते हैं उनके काम का परिणाम का जो मिला है, ये उनके काम का नतीजा है। और रही मानदेय वृद्धि, अब घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री जी अभी तक बोले नहीं थे, आज उन्होंने बोल दिया तो आगे कर भी देंगे। मंत्री जी कार्यक्रम के हो, मैं फिर कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम सबके बीच में आएंगे, एक बड़ा धन्यवाद कार्यक्रम होगा और उसमें सब कुछ छट जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि आदरणीय शर्मा जी जल्द से जल्द कार्यक्रम लें और हम लोगों को बुला करके कार्यक्रम करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद ज्ञापित करें, और जो भी उनको
और चीजें डिटेल में ले जाना है वो ले जाएं। बजट का प्राविधान है, बजट सरकार ने सबके लिए ले लिया है और निश्चित रूप से हम शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए या संविदा कर्मचारियों के लिए, अगर उन्होंने नाम लेकर आंगनबाड़ी को कहा है, रसोइयों को, सबको, आशा वर्कर को, सबको धन्यवाद। सभी लोग फील्ड के कर्मचारी हैं, सभी के तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अपने उन तमाम, मैं फिर कहता हूं, संगठन, टीम, समिति, जो लोग भी लगे हैं और ये चाहते मेरा भी जय जयकार हो, मेरा भी जय जयकार हो, तो उनसे अनुरोध के साथ कि किसी भी प्रकार का शिक्षा मित्रों का अहित ना हो, आप झोला लेकर के अपना जय जयकार करते रहिए। अनवरत हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और सबका धन्यवाद और सबका आभार। आप भी लड़े, हम भी लड़े, लक्ष्य एक था और सब लोग उस स्थान तक पहुंचे और सब में, सबको मैं अपने में समाहित करता हूं। मैं सब में समाहित हो करके लड़ने का जो प्रयास किया उसमें सब लोगों ने समर्थन किया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बड़े, हम छोटे, और छोटे होकर के सबको साथ लेकर चलने का काम करें और हम लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। शिक्षा मित्रों के खाते में भारी भरकम रकम जाए, उनका परिवार खुशहाल हो, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य। और तमाम समस्याओं के बाद आर्थिक समस्या का समाधान हो। एक समस्या छोटी 12 वर्ष हमारी 62 वर्ष वाली है, उस पर मंत्री जी से हमने बात किया है और उस पर हम लग करके काम करेंगे। आने वाले दिन में वो भी सही हो जाएगा और उसके बाद सभी लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं और अनुदेशक, शिक्षा मित्र सहित सभी लोग खुशहाल हों। जब सब खुशहाल होंगे तो हम सबके चेहरे पर भी खुशहाली होगी और जिस काम को हम लोगों ने, जिस बीड़ा को कठिन समय में उठाया था, उस पर जब सफलता मिलती है तो प्रसन्नता हमको भी होती है। जब मेरा परिवार खुशहाल होगा तो मैं भी खुशहाल रहूंगा। इसलिए लेखनी को थोड़ा डाउन करिए और शाम को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके माननीय एमएलसी साहब को आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद ज्ञापित करिए। सरकार के प्रति भी आपकी कृतज्ञता हो और निश्चित रूप से धीरे धीरे ही कोई बिगड़ा हुआ काम बहुत धीरे धीरे बनता है, इस बात को समझे समझे और तमाम भ्रम था, तमाम भ्रांतियां थी, उसको दूर करके हम लोग सरकार के करीब पहुंचे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उसमें छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सहयोग है, अंतिम पायदान पर बैठे शिक्षा मित्र का भी सहयोग है और वो आपने 5 सितंबर को दिखाया। जब तमाम लोग तोड़ फोड़ करके कूद रहे थे तो शिक्षा मित्रों ने हम पर भरोसा किया था। इसलिए हम आपकी तमाम भावनाओं को सुन रहे थे, आपके कटु वचनों को सुन रहे थे और लेकिन आपके लक्ष्य को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए, आपको शीर्ष तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, सुशील जी के साथ, अजय जी के साथ, सुशील तिवारी के साथ और राम सेवकपाल जी के साथ, विनोद वर्मा जी के साथ और सभी, मैं किनका नाम लूं, हरनाम लखनऊ जो परमानेंट मेरे साथ रह करके काम कर रहे हैं और तमाम लोग इलाहाबाद, कौशाम्बी, पूरे प्रदेश के साथियों ने भरपूर समर्थन किया। और कुछ लोग अगर बोलते थे तो उनकी पीड़ा बोलती थी, वो दिल से नहीं बोलते थे। सब लोग चाहते थे मानदेय बढ़े और बेहतर जीवन हो। इस बेहतरता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः धन्यवाद और सभी साथियों से आग्रह है कि शाम को आप जुड़ करके माननीय एमएलसी साहब को आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद दीजिए और एमएलसी साहब से मैं शाम को अनुरोध करूंगा शीघ्र ही बजट सत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम दिला करके और एक बार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बस एक ही सवाल विक्रम सिंह से। विक्रम सिंह, अब क्या कहेंगे? और शाम को बड़ी तादाद में अनुदेशक भी आज जुड़े ताकि शर्मा जी को लगे कि अगर कुछ ऐलान हुआ, और ऐलान भी उन्हीं के सदन में हुआ, ये एक बड़ी उपलब्धि रही। मुख्यमंत्री विधानसभा में भी कर सकते थे, कौन रोकता? 2 दिन पहले ही तो विधानसभा में बोले थे, तो बहुत कुछ है। क्या कहेंगे? नहीं सर, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ऐसे भी 2026 आप देख लीजिए, जनवरी महीना से प्रारंभ हुआ है जो अच्छे दिन वो लगातार जारी है। और मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा कि 2026 अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए स्वर्णिम वर्ष होगा और जनवरी में ही आपने देख लिया, फिर फरवरी में ही देख लिया और अभी आगे आगे देखिए, ये बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है और 26 में इतने सारे पिटारा खुलेंगे अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में 2026 अनुदेशकों के जो 13 वर्ष है उसमें सबसे स्वर्णिम वर्ष 2026 हो रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम अपनी
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का। क्योंकि मुझे याद है 10 तारीख को जब शिव कुमार शुक्ला जी भी थे, सुशील जी थे, अजय जी थे, हमारे अनुदेशक रविंद्र बहादुर जी थे, सुमित पाल जी थे, तेजभान जी थे और हरिओम वर्मा जी जो माननीय विधायक हैं, वो सब लोग हम लोग साथ थे। और देखिए उस दिन का फोटो, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कितना मुस्कुरा के हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों ने आपके लिए व्यवस्था कर लिया है। और वास्तव में आज वो बातें अक्षरशः सही साबित हो रही है। और जिन लोगों ने इसके लिए जितना प्रयास किया, मेरे पास शब्द नहीं है, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के लिए शब्द नहीं है सर, मैं कितना उनको धन्यवाद दूं। अभी मैंने फोन किया, मैं बहुत भावुक हो गया जब मैं उन्हें फोन कर रहा था। उन्होंने कहा परेशान मत होइए, सब कुछ आप लोग को मिल रहा है। तो ये भावुक पल है सर। हम लोग कभी इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था जिस प्रकार की चीजें इस जनवरी और फरवरी में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को मिल रहा है, शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। वास्तव में 2026 स्वर्णिम वर्ष होगा सर। अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, 25,000 अनुदेशक परिवार और आपको सर विशेष धन्यवाद। देखिए कल अरुण सर का जन्मदिन भी था, अरुण सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल उनका जन्मदिन भी था और आप जन्मदिन पे हमेशा कुछ ना कुछ अनुदेशक शिक्षा मित्रों को मिलता रहता है सर। कल उनका जन्मदिन था, आज इतनी बड़ी खुशी हम लोगों को मिल गई सर, तो बहुत बड़ी चीज है सर। मेरे पास शब्द नहीं है जिन लोगों ने इस लड़ाई में, और लड़ाई क्या था, लड़ाई नहीं था, ये तो अपने हक और हुकूक की बात थी। और हम तो सरकार से ही मांगेंगे ना, सरकार ही हमारी माई बाप है, हम सरकार के कर्मचारी हैं, तो उनसे हम मांगने का कार्य कर रहे थे। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम धन्यवाद देने चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को। और इस लड़ाई में प्रदेश अध्यक्ष जो इससे पहले थे भूपेंद्र चौधरी जी थे, धर्मपाल सिंह जी जो संगठन महामंत्री जी हैं, अभी जो माननीय पंकज चौधरी जी हैं, इन लोगों ने इस लड़ाई में, जब भी आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी हम लोग की बात करते थे, इन लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। और इन लोग इस लड़ाई में जिन लोगों ने भी हम लोग का साथ दिया सर, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार 25,000 अनुदेशक परिवार करता है सर। अब भी एक सज्जन लिख रहे हैं क्यों झूठ परोस रहे हो, मतलब न मेरा इसमें कोई लेना देना है, मुख्यमंत्री ने कहा है, मतलब क्या बताएं। ये तो पता नहीं कौन से वक्त के अंधे हैं। अंधे होते हैं कई तरीके, कोई सावन में होता है, कोई भादों में होता है, कोई किसी महीने में, ये तो यही पता नहीं किस महीने में अंधे हुए हैं। जी विक्रम सिंह कुछ कह रहे थे, फिर अब प्रोग्राम को समापन किया जाए क्योंकि रात को भी बात करनी है। देखिए ऐसे लोग विद्यालय में भी पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं सर। ऐसे लोग वास्तव में विद्यालय में भी पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। जो वास्तव में विद्यालय में ईमानदारी से पढ़ाएगा वो इस प्रकार का कमेंट नहीं करेगा सर। और संगठन के मेहनत नहीं देख रहे हैं। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी 550 किलोमीटर लखनऊ से नोएडा, फिर नोएडा से लखनऊ, केवल और केवल अनुदेशक के लिए, केवल और केवल शिक्षा मित्रों के लिए आते थे। मैंने कई दिन ऐसा देखा, केवल क्या है, आज मीटिंग है किसकी, अनुदेशक की, आज शिक्षा मित्र की, और उसके लिए नोएडा से 550 जाना, 550 आना, 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके आते थे। किसके लिए आते थे? क्या अनुदेशक वोट देगा? क्या शिक्षा मित्र वोट देगा? राजनीतिक जो नेता होते हैं वो तो वोट की खेती करते हैं, लेकिन आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को देखिए, ये वोट की खेती भी नहीं करते हैं। इनको तो न अनुदेशक वोट देगा न शिक्षा मित्र देगा, फिर भी अनुदेशक की लड़ाई, शिक्षा मित्रों की लड़ाई, जिस प्रकार से इन्होंने लड़ने का कार्य किया है, और साल भर के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर इन्होंने जिस प्रकार का रिजल्ट दिया है, मानदेय से संबंधित, अब छोड़िए, इन्हें मानदेय से संबंधित बात दिखा दें। और आप सबका आभार, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का भाषण वो खुद सुन लें जिन्हें संशय है। शुक्ला जी और विक्रम सिंह का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। टिक एंड चूज नहीं हुआ। गरीब गरीब है, हर जरूरतमंद को ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए सबका साथ और सबके विकास, प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन एक मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए हम लोगों ने हर जरूरतमंद को इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब सरकार इस बारे में भी कह रही है कि आगे भी विकास का ये मॉडल इसी रूप में आगे बढ़ेगा। हर जरूरतमंद को प्रदेश सरकार उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है। हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा। याद करिए 2017 के पहले सबसे ज्यादा शिकायत आती थी राशन वितरण की। आज राशन वितरण की कोई समस्या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर गरीब को उसका हक प्राप्त हो रहा है। हम जब इसकी बात करते हैं, राजस्व से जुड़े हुए तमाम मामले आते हैं। पैमाइश का है, लैंड यूज का है, वरासत का है, नामांतरण का है। मुझे याद है 2017 के पहले 34 लाख मामले लंबित थे। हम लोगों ने राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन किए और परिवर्तन करके इसको और आसान बनाया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महोदय पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर राजस्व से संबंधित पैमाइश से, नामांतरण से, वरासत से जुड़े हुए जितने भी मामले थे, इन सब में 10 लाख नए मामले आए। लेकिन पिछले 34 लाख मामले जो थे, अगर न्यायालय में लंबित नहीं है, उन सभी का निस्तारण भी इस दौरान हमारी सरकार ने किया है। यानी 34 वर्षों की बोझ को सरकार ने 8-9 वर्षों के अंदर पूरा दूर किया है। एक कॉमन मैन को उसके माध्यम से हम लोगों ने राहत दी है। अब सरकार का फोकस, जब सबका साथ और सबके विकास की बात आती है, तो सरकार का फोकस तुष्टीकरण नहीं, एक कॉमन मैन की संतुष्टिकरण की तरफ होता है। और उसी संतुष्टिकरण के माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर आज युवा उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी एक पहचान बना रहा है। हम देख सकते हैं देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा भाग हमारे पास है, सबसे बड़ा भाग यूपी के पास है। और हमें बताते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी युवा ऊर्जा प्रतिभा संपन्न है। किसी भी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को अवसर मिला, उसने अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ा है। देश और दुनिया के अंदर आज वो अपनी पहचान मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के रूप में अपनी धमक को दिखा रहा है। हर एक सेक्टर में उसने अपनी एक पहचान बनाई है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में यानी 56 से 60% वर्कफोर्स है हमारे यहाँ यूथ की। ये कार्य कामकाजी है और उसको शिक्षा के साथ, कौशल विकास और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और डाटा साइंस जैसे सेक्टर में भी
हम लोगों ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने कोविड कालखंड में 2020 में देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति परंपरागत अध्ययन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है और स्किल डेवलपमेंट को उसका पार्ट बना रही है। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी को ध्यान में रख करके आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम इस बार के बजट में आपने देखा होगा, ये जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रदेश सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, डाटा आज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई हम लोगों ने बजट में उसका प्रावधान किया है। यही आज देश का इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें आज मैंने बताया कि 5 दिवसीय EI इम्पैक्ट समिट दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में आज दिल्ली में सहभागी कर रहे हैं। यानी इस सेक्टर में कार्य करने की जो सबसे पहली आवश्यकता है वह डाटा सेंटर क्लस्टर की, और डाटा सेंटर क्लस्टर के लिए भी हमने इस बजट में व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर इससे जुड़े हुए सेक्टर में हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हम लोगों ने EI का बेहतर उपयोग करने के लिए बजट में इस बार प्रावधान किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज और सैमसंग के साथ भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया है। और प्रदेश के युवाओं के लिए हर युवा उद्यमी बन सके, हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी बनाने की कार्रवाई CM युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम कर रहे हैं, जिसमें मार्जिन मनी के साथ साथ प्रदेश के अंदर उन युवाओं के लिए हम लोगों ने आज के दिन पर गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त उनको लोन देने की व्यवस्था की है। MSME और ODOP जैसे कार्यक्रम आज इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूपी का नौजवान डिजिटली सक्षम बन सके, इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट की स्कीम भी प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महोदय, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश ने जो अपनी मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर यानी यूपी आज विभिन्न क्षेत्रों में, मैंने यहां पर पहले यहां बताया है, ऑटोमेशन का है, डाटा आधारित निर्णय एक साथ आगे बढ़ाने के लिए EI, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मजबूत क्षेत्रों में आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की पहली यूनिट यहीं लखनऊ में स्थापित हुई है। और ऐसे ही ढेर सारे प्रस्ताव अब यूपी के अंदर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान बन रही है, स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा तेजी के साथ अपनी एक नई धमक और एक नई पहचान बना रहा है। 20,000 से अधिक स्टार्टअप आज के दिन पे यूपी के अंदर है, 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 8 यूनिकॉर्न आज प्रदेश की युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखा रहा है। और परिणाम है कि जब युवा स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है, आत्मनिर्भर होता है, तो बेरोजगारी की दर अपने आप ही कम होती है। 2017 के पहले जो प्रदेश के अंदर 19% से अधिक बेरोजगारी दर थी, आज वो घटकर 2.24% तक पहुंची है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हुआ है, गांव हो या शहर। हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इस बार बजट में एक नया चीज हम लोगों ने घोषित किया है कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को सेंटर ऑफ किसी एक गेम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हम विकसित करेंगे, जिससे खेल के क्षेत्र में भी हमारा युवा अपना कैरियर बना सके। 500 से अधिक युवाओं को जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त किए हैं,
अब तक हम सरकारी नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं यूपी के अंदर। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और उत्तर प्रदेश की यह पहचान उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। महोदय, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में उत्तर प्रदेश की एक मजबूत धमक हुई है। यानी अगर हम आज के दिन पे देखेंगे तो कुल जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के अंदर खरीदे जा रहे हैं उनमें से 19% से अधिक हिस्सा यूपी का है। तिपहिया वाहनों में 40% से अधिक भागीदारी यूपी की है। फेम 1 और फेम 2 की प्रमुख लाभार्थी यूपी है। एक्सप्रेस कॉरिडोर पर और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और 700 अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन यूपी के अंदर है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संस्थानों में ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का काम भी किया है। महोदय, मुझे जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और इस सरकार की विकास की योजनाओं पर या बजट पे टिप्पणी करती है, हमें हंसी आती है। विकास की बात वे लोग कर रहे हैं और विकास के नाम पर आईना दिखाने का काम वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार अवसर मिलने के बाद भी प्रदेश के अंदर विकास की किसी ठोस योजना को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने पहले भी कहा, इनका विकास का मॉडल क्या था? परिवारवादी था, तुष्टीकरण का था, दंगाइयों को पलवित और पोषित करने का था। यही तो प्रदेश के अंदर होता था। और जहां पर इन्होंने प्रयास भी किया, किस प्रकार की स्थिति है, 3 उदाहरण मात्र, उसके बहुत अच्छे ढंग से अब कोई भी समझ सकता है। पहला है JPNIC, यानी देश के अंदर दोषी स्वाधीनता आंदोलन के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे थे। और ये हमारी सरकार को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जेपी की अंतिम इच्छा का सम्मान हमारी सरकार ने किया है। उनकी जन्मभूमि पर हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो उनकी इच्छा थी, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। मुझे इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे 2-2 बार उस जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जेपी के नाम पे JPNIC कुल DPR बनती है 200 करोड़ की, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनती है 200 करोड़ की। 800 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है। गोमती रिवर फ्रंट कुल 300 करोड़ रुपए की परियोजना, खर्च हो गए 1400 करोड़ और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं ली, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो DPR उनकी बनी, वह 15,200 करोड़ रुपए की बनी। 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर, 110 मीटर चौड़ा बनना था। एक्सप्रेसवे को 390 किलोमीटर लंबा बनना था। जब उत्तर प्रदेश के अंदर NDA की बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनी, मैंने मई में इसका रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है। मार्च में हम लोग सरकार बनाए थे, मई के अंदर मैंने पूछा, मैंने कहा प्रोग्रेस क्या है? बताया गया सब 0। मैंने कहा क्यों?
क्योंकि हमारा मानना था कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सरकार ने प्रारंभ किया हो बंद नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। अगर प्रदेश के विकास में है तो हमें पार्टी लाइन से और उससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस 0 है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा क्यों नहीं काम हो रहा है। मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए, इलीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। लैंड के अलॉटमेंट पे थोड़ा चेंज करते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई लैंड एक्वायर किया जाए। लैंड एक्वायर किया गया। हमने कहा 110 मीटर के बजाय 120 मीटर चौड़ा इसको करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बुलेट ट्रेन के तर्ज पर अगर हम दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए भी कुछ लैंड की व्यवस्था इसके साथ कर सकेंगे तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने इसलिए 120 मीटर चौड़ा उसको रखा। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष हमें लगे, यानी 17 से 1.5 साल के आसपास लगे हम लोगों को लैंड एक्वायर करने में, लैंड खरीदने में। हम लोगों ने जब 19 में इसका टेंडर किया पहले, तो ठीक 15,200 करोड़ ही आया। तो मुझे शक हुआ। मैंने कभी कितने का टेंडर कुल आया है, कहा साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले, कहा 15,200 करोड़। मैंने कहा 15,200 करोड़ 15,200 करोड़ क्या मतलब है इसका। और मैंने कहा ये सभी वही पार्टियां आई हैं जो पहले थी। उन्होंने कहा सर। मैंने कहा इसको निरस्त करो और मुझे बताओ कि पहले बताओ कि क्या ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई। कहा मैंने कहा इसको अलग अलग, एक साथ अलग अलग मंगाई गई तो गलत है, एक साथ मंगाओ, रिलैक्स करो। इस बार जब टेंडर होता है एक साथ, जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई जाती है तो टेंडर फुल हुआ। देखिए 110 मीटर चौड़ा उस एक्सप्रेस वे पर समाजवादी पार्टी 3 वर्ष पहले जो पैसा खर्च करना चाहती थी वो खर्च करना चाहती थी 15,200 करोड़। और उससे 10 मीटर चौड़ा और बनाने के बाद सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जब उसी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया तो वह बना है 11,800 करोड़ रुपए में, वही एक्सप्रेस वे। यानी ये प्रदेश सरकार के संसाधनों पर डकैती नहीं तो क्या है। और ये इनका विकास का मॉडल था। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के सपनों पर पूरी तरह कुठाराघात की है। इनके द्वारा जो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है। यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है। और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना, इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था राजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था साहब आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये सवेरा दिखाई देता है। लेकिन यह अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वह आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ,
यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेस वे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे पे उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, और अभी तो देश की पहली यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर एम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं, और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम नदी बन चुकी थी, और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैल गाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच, और ये दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुके हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन है, और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है, और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है, और लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज की को भी यहाँ पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी जब हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित हो पाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है। प्रदेश के अंदर 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार है, और इसी महीने हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देश का पहला MRO यह भी अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है, और इसको लेकर के भी, जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर यह कार्य अब यूपी के अंदर भी होगा, जो पहले नहीं होता था, और ये भी यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आज प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा में आज स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अटल आवासीय विद्यालय निराश्रित यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की सुविधा हो, या आज वहां पर देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश के अंदर CM कंपोजिट विद्यालय हर जनपद स्तर पर अभी 2-2 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैला करके हम प्री प्राइमरी से लेकर के और 10-12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में पढ़ने की और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, यह इस कार्य के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक शिक्षा, और मैं जितने भी हमारे एडेड कॉलेजेस थे,
जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इनमें भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और उनको भी हमने पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI और अन्य कार्यों को भी हम लोगों ने मॉडर्न जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, AI, ड्रोन, रोबोटिक, इन सभी में आज प्रदेश ने कार्य प्रारंभ किया है। अब हमारे पास राजकीय क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी लगभग 75 विश्वविद्यालय वर्तमान में राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरे हैं और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी सेक्टर हैं जिन पे प्रदेश को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, ये तब होता है जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर या देश के अंदर काम करते, तब परिणाम आते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होता है। हर तबके का व्यक्ति, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी हो, हर एक के मन में एक विश्वास, और वो विश्वास आज यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, गरीब को सम्मान है, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर है, हर गांव में बिजली है, हर हृदय में गर्व है, और मैं कह सकता हूं कि यूपी आज फिर से राम राज्य की आधार भूमि के रूप में अपने आप को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य है 2029-30 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना, और उस दिशा में हम लोगों ने अपना बजट भी सदन में प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई, क्योंकि बोलने उनके लिए अच्छा करने के लिए समय नहीं है। अच्छा किया नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते, तो उनके पास समय नहीं है, ना बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, और उनके उसको एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जाति दुश्मन करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में SIR की कार्रवाई चल रही है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग SIR की कार्रवाई में ESD में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है
कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए, फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है तो इन सबको लेकर। फॉर्म 6 हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं। कोई नया मतदाता है, फॉर्म 6 भरेगा। फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। उनको हम पूरा सम्मान दें, हर प्रकार से आदर का भाव उनके प्रति रखें। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अपने अनुरूप हम संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा करें और उनको गढ़ने का काम करें। ये कतई और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहाँ पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करिए। महापुरुषों का अपमान करने की जो प्रवृत्ति है संविधान पर उंगली उठा करके, इसको करिए। अन्यथा मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता हो। उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान जिसके प्रति देश और दुनिया आकर्षित हो रही है, इस पहचान को संकट में मत डालिए। प्रदेश को आज अपनी इस विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसके प्रति आपको भी सम्मानित करेगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज जो इस उच्च सदन में प्रदेश के 2026-27 के लिए आदरणीय हमारी राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण के माध्यम से संवेद सदन को जो संबोधन दिया है उसके प्रति हम सभी मिलकर के आभार व्यक्त करें, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने आकर के संवेद सदन को संबोधित करके सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अवगत कराने का प्रयास किया है। मैं इस शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सदन से, उच्च सदन से अनुरोध करूंगा कि वह महामहिम राज्यपाल जी के प्रति वह भी सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करते हुए इस सदन से इसे सर्वानुमति से पास करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। सभापति जी, आपको मैं बोलने के अवसर देने के लिए अब प्रश्न यह है कि श्री लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल व समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों सर्वश्री राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरणपाल कश्यप, डॉक्टर मान सिंह यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम के अतिरिक्त श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी नेता शिक्षक दल ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं वह अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का भाग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हो कृपया ना कहें। क्योंकि ना की संख्या अधिक है, संशोधनों का प्रस्ताव अस्वीकार। अब प्रश्न यह है कि यह सदन श्री सत्यपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव, जिसका श्री उमेश द्विवेदी ने समर्थन किया है, कि यह सदन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए
जो उन्होंने राज्य विधानमंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 9 फरवरी 2026 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। जो सदस्य इस पक्ष में हो कृपया हाँ कहें।